नमस्कार दोस्तों, मैं लाल गुजर। आशा करता हूँ इस लॉकडाउन में मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ, आप भी स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ तो रहने ही, घर से बाहर को जाइए, मेरा नुकसान तो होना ही क्या है। आप लोगों की जो भारी भड़कम जाने आने की प्रॉब्लम थी वो सरकार ने खत्म कर रखी। चलो खैर छोड़ो, अपनी जीके की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक के माध्यम से, इसके बहाने में आपसे रूबरू हो जाऊंगा, आपसे मुलाकात हो जाएगी। आप जहां भी देखोगे, कष्ट इतना सा करना है, अभी तक आपकी कमी आ रही है कमेंट करने की, जितना हो सके कमेंट कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो। मैं बार बार बोलता हूं, आपका कमेंट करना ही हमारा प्रेरणादायक है। टॉपिक जो होगा ज्योग्राफी से होगा। ज्योग्राफी का टॉपिक, जैसा हम टॉपिक लेंगे उस टॉपिक का नाम है आंतरिक प्रवाह। टॉपिक का नाम आंतरिक प्रवाह और अपवाह तंत्र है। टॉपिक का नाम अपवाह तंत्र है, आंतरिक प्रवाह है, और जो इसमें प्रवाह है पूरे तीनों आंतरिक है, अंत है, सारे के सारे प्रवाह पढ़ने हैं। अब बात ये करनी है, अपवाह तंत्र टॉपिक नदियों का टॉपिक है। नदी कठिन भी होती है और अपन को पढ़ने की दृष्टि से अगर ढंग से समझा जाए, मैप पर आधारित होती है, सरल भी होती है। एग्जाम की दृष्टि से शायद ही राजस्थान का कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए नदियों से संबंधित न आए, सब में आते हैं। इसलिए निवेदन है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, हमारे साथ बने रहें। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है अपवाह तंत्र। देखो दोस्तों, अपवाह तंत्र की बात करेंगे। ये शब्द है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र होता क्या है? सिंपल से, अपवाह तंत्र, अपवाह का मतलब है बहाव क्षेत्र होता है, बहाव क्षेत्र। और तंत्र का मतलब तो तुम जानते हो, हिंदी में जाल होता है। बहाव क्षेत्र या जाल। जैसे कि कोई नदी है, ये नदी आ रही है, माना कि ये नदी है, इसका नाम है घाघरा। नदी का नाम क्या है? घाघरा। ये नदी है घाघरा, और घाघरा नदी में इधर से एक नदी मिली, इधर से एक नदी मिली, इधर से एक नदी मिली, इधर से एक नदी मिली। तो ये तो सिंगल नदी थी, ये इसका अपवाह क्षेत्र है। और अपवाह तंत्र जब शब्द हम काम में लेंगे तो इसका संपूर्ण सहायक नदियों सहित जो फैलाव क्षेत्र है, जो बहाव क्षेत्र है, वो कहलाता है अपवाह तंत्र। इसी प्रकार हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। राजस्थान के अपवाह तंत्र की हम बात करेंगे। राजस्थान के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब जो 3 भाग है, इन भागों की हम चर्चा करेंगे। 3 भाग कौन कौन से देखिएगा। जैसे कि अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा है। एक भाग का नाम है, यहां से बात करते हैं, जल समाप्ति की दृष्टि से राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा है। किसकी दृष्टि से? जल समाप्ति। जल समाप्ति की दृष्टि से 3 भागों में एक जो भाग है, उस भाग की हम चर्चा करते हैं। जैसे कि अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र। अब ये क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि जिन नदियों का जल अरब सागर में जाकर के समाप्त होता है, वो आएंगी सारी की सारी अरब सागर के अपवाह तंत्र। एक होती है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह, बंगाल की खाड़ी का अपवाह। जिन नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरेगा, बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त होगा, वो सारी नदियां आएंगी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र। एक तीसरा होता है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब यह होगा कि ऐसी नदियां जिनका जल किसी खाड़ी में, किसी सागर में नहीं जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, वो आएंगे आंतरिक प्रवाह। इनसे संबंधित प्रश्न 2-3 तरीके से आते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाए, ये कैसा, अरब सागर का क्या है, बंगाल की खाड़ी का क्या है, आंतरिक प्रवाह क्या है। मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, नदी पढ़ाने से पहले कुछ चीजें समझने के लिए तो समझना गौर से। जैसे मान लिया ये अपना राजस्थान, ये अपना राजस्थान, और राजस्थान में आपको पता है यहां अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह अरावली, इसका नाम हो गया अरावली। आपको पता है राजस्थान के इधर चलने पर, इस दिशा में, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर आपको पता है गुजरात, और इधर पड़ता है अरब सागर। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है,
राजस्थान में से जो नदियां निकलेंगी या उद्गम होगा जिनसे या बहकर आएंगी, कहीं से भी जाएंगी जिन माध्यम से, तो पानी या तो अरावली के इधर की नदियों का पानी इधर जाएगा, अरावली के इधर की नदियों का पानी इधर जाएगा। सिंपल बात है। बीच में धरातल पृथ्वी का कोई भाग है, उठा हुआ है, ऊंचा है, मान लो बीच में से उठा हुआ भाग है ऐसे, और इधर भी नदी बह रही है, इधर भी नदी बह रही है, इधर की नदियों का पानी इधर चला गया, इधर की नदियों का पानी इधर चला गया, तो ये बीच वाला जो उठा हुआ भाग है इससे हम कहते हैं जल विभाजन, इससे कहा जाता है जल विभाजन। ये पानी का बंटवारा करती है। जैसे कि राजस्थान में इधर इसने बंटवारा कर दिया, कुछ नदियों का पानी इधर चला गया, कुछ का पानी इधर आ गया, यानी कि यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करती है। मुख्य रूप से राजस्थान में जल विभाजक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। अब ये प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा भी गया है, आपको याद भी रखना है। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है अरावली, जो दो भागों में बांटती है, बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र और अरब सागर का अपवा तंत्र। तीसरा बच गया आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह की हम बात करते हैं, इधर की नदियों का पानी इधर चला गया, इधर की नदियों का जो थोड़ी बहुत यहाँ की नदियां आ गई, और कुछ नदियां हैं जो स्थानीय क्षेत्रों में समाप्त होती है, यही समाप्त होती है, उन्हें हम कहते हैं आंतरिक प्रवाह के अपवा तंत्र। अब इसमें एक प्रश्न तो ये होगा कि राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करती है, अरावली। चलो ठीक है। दूसरा प्रश्न हम याद करने की दृष्टि से हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न यह आता है, अरब सागर के अपवा तंत्र, राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का, अरब सागर का अपवा तंत्र कितना प्रतिशत है। राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का, राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का अरब सागर का अपवा तंत्र कितना प्रतिशत है, ये देखना। तो इसे देखने के लिए अरब सागर का जो अपवा तंत्र है हम इसकी बात करेंगे। अरब सागर का अपवा तंत्र है 17.4%, 17.4% हो गया अरब सागर। बंगाल की खाड़ी का भी ऐसे याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 22.4%, सिंपल। आंतरिक प्रवाह का अपवा तंत्र राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का है 60.2%। अब आपको भगवान ना करे कि तुम आंखों से वीक हो, मुझे लगता है पूर्ण सही हो। अगर तुम्हारी आंख सलामत है तो तुम्हें तीनों पार्टों में पता लग रहा होगा कि अरब सागर के अपवा तंत्र कितना प्रतिशत है, 17.4, बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कितना, 22.4, आंतरिक प्रवाह का अपवा तंत्र 60.2। कितना हो रहा है पूरा, 100। ये जब 100 हुआ है तो आपको दिख रहा है 60.2 ज्यादा है, या इनमें कौन सा ज्यादा है, सबसे ज्यादा आप ही दिख रहा होगा 60.2 में। एक प्रश्न ये बन गया, तीन प्रश्न तो ये थे तीनों के अलग अलग। एक ये बन गया कि राजस्थान के तीनों अपवा तंत्रों में सर्वाधिक बड़ा अपवा तंत्र या सर्वाधिक किस क्षेत्र का अपवा तंत्र है, आंतरिक प्रवाह का, जो कितना प्रतिशत है, 60.2%। ये सामान्य चीज आपको याद रखनी है। और कुछ सामान्य बातें मैं आपको बताता हूं, जैसे कि नदी कहीं से निकले, आपको पता है नदी कहां से निकलती है। नदी ऐसा तो है नहीं नदी कोई आसमान से सीधी नदी गिरेगी, नहीं गिरेगी। नदी किसी धरातल से नहीं, बिल्कुल नहीं। नदियां हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, मैदानी भाग से नदियां नहीं निकलती। अब पहाड़ों से नदियां निकलेंगी, जिस क्षेत्र से नदी निकलती है उसे क्या कहते हैं, सामान्य चीजें सबको पता है। जिस क्षेत्र से नदी निकलती है उसे उसका उद्गम कहा जाता है। और नदी निकल तो गई लेकिन समाप्त भी तो हो रही है कि यहां जाके विलुप्त होगी, लाश धरा है, किसी में जाके मिल गई है, खत्म हो गई। जहां समाप्त हुई है, जिस सागर में खाड़ी में जाके गिर रही है, उसका जो अंतिम छोर है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मुहाना। इसे मुहाना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, नदियों का अंतिम छोर मुहाना कहलाता है। मुहाने पर दो क्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से। नदियां कोई भी हो, मान लो चंबल मान लो, बनास मान लो, ताप्ती मान लो, मही मान लो, गंगा मान लो, कुछ ब्रह्मपुत्र मान लो, नदियां जैसे भी हो, मान लो कोई नदी बहकर के आ रही है, ये बह रही है और यहां आ गई, ये अरब सागर है। अरब सागर में गिरेगी यहां नदी, अगर गिरने से पहले नदी पूर्व में मिट्टी छोड़ देती है, नदी किसी जलीय राशि में, मेरी बात को गौर से सुनना, नदी किसी जलीय राशि में गिरने से पूर्व मिट्टी छोड़ देती है, तो उस मिट्टी से बनी आकृति को हम कहते हैं डेल्टा, उसे कहा जाता है डेल्टा। ये भी एक शब्द है, बहुत काम आता है, डेल्टा है। नदियां किसी जलीय राशि में गिरने से पूर्व अपने मुहाने पर जो मिट्टी छोड़ती है उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा। कुछ नदियां ऐसी होती है जो किसी जलीय राशि में गिरने से पूर्व मिट्टी बिल्कुल नहीं छोड़ती, वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब कोई नदी बहती हुई आ रही है, बिल्कुल मिट्टी नहीं छोड़ रही है, मान लो इधर से नदी आई है, कोई मिट्टी नहीं छोड़ी है, सीधी आकर अरब सागर में गिर गई है,
तो इससे जब यहां गिरेगी सीधी डायरेक्ट, तो ये निर्माण करती है एस्चुरी, ये निर्माण करती है एस्चुरी का। इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में लास्ट में पूछा गया था, लास्ट एग्जाम में आया था, निम्न में से कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है? आपने दिया हो तो आपको पता भी होगा। एस्चुरी का निर्माण करने वाली भारत की दो प्रमुख नदी है, एक का नाम है ताप्ती और दूसरी नदी का नाम है नर्मदा। भारत की दोनों नदियां ताप्ती व नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है। नदियों द्वारा किसी जलीय राशि में गिरने से पूर्व मिट्टी जो छोड़ी जाती है उससे बनी आकृति को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा जैसे कि आपको पता है, इधर से आई गंगा की एक धारा पद्मा, इधर से आई ब्रह्मपुत्र, गंगा की एक धारा आती है, ये फरक्का बांध से आपने नेशनल जीके में पढ़ी होंगी नदी, फरक्का बांध से नदियां धारा निकलती है, इसका नाम है पद्मा। ये पद्मा और इधर से ब्रह्मपुत्र, यानी कि इस गंगा की धारा पद्मा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के जो बीच के क्षेत्र में यहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा अपना आपको पता है, इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा हजारों बार पूछा गया है, आज तक बहुत बार आया होगा, भारत का सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है, इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा भारत का, अगर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, यह सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा क्यों पड़ा? इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ सर्वाधिक जो वृक्ष पाए जाते हैं इस डेल्टे में, इस भाग में जो वृक्ष पाए जाते हैं, वो जो वृक्ष होते हैं वो वृक्ष है सुंदरी वृक्ष। सुंदरवन का डेल्टा में पाए जाने वृक्षों का नाम क्या है? सुंदरी। यहाँ सर्वाधिक सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरवन का डेल्टा। सर्वाधिक सुंदरी वृक्ष पाए जाने के कारण इसका नाम क्या हो गया? सुंदरवन का डेल्टा। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुजी सुंदरी वृक्ष कौन सा? वृक्ष है, पेड़ है, गाँव में मान लो बड़ा बूढ़ा लोगों से बात कर दो, बुजुर्गों से बात कर दो, इतना प्रकार का पेड़ बताएगा, इतना प्रकार का बताएगा, पूछो। एक पेड़ तुमने नाम सुना होगा शायद, एक पेड़ होता है नरगिस, एक पेड़ जिसका नाम क्या है? नरगिस। नरगिस का बहुत चर्चित पेड़ है। नरगिस के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेरुखी पर होती है, तब जाके चमन में दीदार पुष्प पैदा होता है। आपने सुना होगा, गौर से सुना, हजारों साल नरगिस अपनी बेरुखी पर होती है, तब जाके चमन में दीदार पुष्प पैदा होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये दुनिया का ऐसा पेड़ है, इसके बारे में बताया जाता है, ये इस पेड़ के अंदर ना तो फूल आता है ना फल आता है। जब अंतिम समय इस पेड़ का होता है, उम्र समाप्त होने को आती है, तो इस पेड़ में फूल फल आते हैं, सूख जाता है। इसीलिए कहा जाता है हजारों साल नरगिस अपनी बेरुखी पर होती है, तब जाके चमन में दीदार पुष्प पैदा होता है। तो ये तो थी अपनी सामान्य बात। हम पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र के बारे में बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है। हम कौन सा अपवाद तंत्र पढ़ेंगे? राजस्थान। राजस्थान का अपवाद, गौर से सुनना, राजस्थान के अपवाद तंत्र शुरू से रिपीट कर रहा हूं। अपवाद तंत्र का मतलब, अपवाद का मतलब होता है बहाव, तंत्र का मतलब होता है जाल, यानी कि नदियों को मिलकर के जो जाल बनता है उसे कहा जाता है अपवाद तंत्र। राजस्थान के अपवाद तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा है? राजस्थान को जो अपवाद तंत्र उसे जल समाप्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला अरब सागर का अपवाद तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र, तीसरा आंतरिक प्रवाह का अपवाद तंत्र। अरब सागर के अपवाद तंत्र की बात करते राजस्थान के कुल अपवाद तंत्र, राजस्थान के कुल अपवाद तंत्र के 17.4% पर है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र राजस्थान का कुल अपवाद तंत्र का 22.4 और राजस्थान का आंतरिक प्रवाह का जो अपवाद तंत्र है कुल अपवाद तंत्र का 60.2। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक अपवाद तंत्र कौन सा है? आंतरिक प्रवाह का। अगर पूछा जाए इसके अलावा कि ये 3 पार्टों में बटा कैसे, अपवाद तंत्र जल समाप्ति के आधार पर कैसे बढ़ गया, ये तो सिंपल बात है। आंतरिक तो जब कोई नदी किसी जलीय राशि में ना गिरे तो आंतरिक प्रवाह में आएगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अपवाद तंत्र को जो पैदा किया है वो किया है अरावली। ये आपका राजस्थान का मैप आपको दिख रहा है। राजस्थान के मैप में अरावली की स्थिति ऐसे है, राजस्थान के इस दिशा में बंगाल की खाड़ी है, राजस्थान के इस दिशा में अरब सागर है, इधर की नदियों का जल इधर चला गया, ये हो गई बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र की नदियां, इधर की नदियों का जल इधर आ गया, ये हो गई अरब सागर के अपवाद तंत्र की नदियां। जो नदियां यहाँ विलुप्त हुई उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रवाह के अपवाद तंत्र की नदियां। इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करता है? महान जल विभाजक। प्रश्न पूछा गया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान में महान जल विभाजक किसे कहा जाता है?
अरावली अनुपात। सिंपल बात है। मैंने आपको बताया था नदी किसी जलीय राशि में गिरने से पूर्व मिट्टी छोड़ती है, उससे बनी आकृति को डेल्टा कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा का नाम सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ सर्वाधिक सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और जो नदियां किसी जलीय राशि में गिरने से पूर्व बिल्कुल मिट्टी नहीं छोड़ती, उन्हें कहा जाता है एस्चुरी। भारत की दो प्रमुख नदियां, एक का नाम ताप्ती, दूसरी का नाम नर्मदा। अब हम चर्चा करेंगे एक एक अपवाद तंत्र की। हम सबसे पहले इसी के नंबर लेते हैं अरब सागर। तो आज हमें पढ़ना अरब सागर का अपवाद तंत्र। देखो नदियों का टॉपिक जो है एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने में कठिनाई होती है, लेकिन मैप के आधार पर मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर ढंग से बताने की। आप मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखना और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट करके बताना ही हमारे लिए प्रेरणा होगा। हमें इसे धैर्य, साहस जो भी कुछ मिलता है, तनख्वाह में ये कमेंट जो मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन चल रही, गर्मी भी खूब पड़ रही है, पसीने भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि तुमसे मिल लेंगे इस बहाने से। कम से कम हम तो तुम्हारे दर्शन कर लेंगे, तुम तो कर लेंगे। चलो बात करते हैं अब हम अरब सागर के अपवाद। अरब सागर का अपवाद। अरब सागर के अपवाद तंत्र की हम एक प्रमुख नदी, महत्वपूर्ण नदी जिसकी चर्चा करेंगे, उस नदी का नाम है माही। माही नदी का नाम है माही। माही नदी की जब भी कोई नदी पढ़ेंगे पहले तो उसके उपनाम, एक एक चीज क्लियर करनी है, पहले उसके उपनाम पढ़ने। इस नदी के उपनाम आपको बताऊंगा जब ये बहाव क्षेत्र में आएगी तो आपको अच्छा समझ आएगा, इसलिए अभी नहीं बता। तो हम देखते नदी कहां से बहती है, कहां जाते हैं। मैं आपको ये मान लो आपनो राजस्थान इशोक ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है। काम इतना से चल रहा है, जितना सो काम चल रहा है उतना सो चलाना चाहिए, ज्यादा कोशिश ना करें, लॉकडाउन चल रहा है। यहाँ राजस्थान के अंदर है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जिला पड़ता है, जिले का नाम है धार जिला। धार जिला, और धार जिला में हम बात करते हैं पहाड़ी है जिनका नाम है अममोरू की पहाड़ी। अममोरू की पहाड़ी, धार जिला मध्य प्रदेश में अममोरू की पहाड़ियां हैं। अममोरू की पहाड़ियों में एक झील है, इस झील का नाम है, यहां एक झील बनी हुई, ये झील है, गौर से देखना एक चीज समझ आएगी, ये झील है, इस झील का नाम है मेहद झील। मेहद झील, मेहद झील, झील का नाम है मेहद झील। धार जिला मध्य प्रदेश, अममोरू की पहाड़ियां, झील का नाम मेहद झील। यहां से एक नदी निकलती है झील, ये नदी आई, ये आई, ओ आई, ये नदी में यो पानी जा रही है, दिख रहे होगा तुमको, जूम कर लो, लिमिट कोई पानी गर्मी के मौसम में नहीं। यहां राजस्थान की सीमा पर टच हुई, यू एक गांव होगा, यू गांव, प्रश्न पूछोगे खो, अपन को भी याद रहा। राजस्थान में माही नदी किस स्थान से प्रवेश करती है, गौर से सुनना। राजस्थान में माही नदी प्रवेश करती है इस जगह पे, इसका नाम है खांडू गांव। खांडू गांव, और जिला तो तुम जाने जाओ बांसवाड़ा। खांडू गांव बांसवाड़ा। अपने जिलों की बात करेंगे, यल और आ क्षेत्र में, या क्षेत्र में बांसवाड़ा, इधर पड़ेगा आपको डूंगर यल, और ये श्रीमान प्रतापगढ़ है। छोटो ये पर आकार में बड़ो बनाना पड़ेगा, नदी भी तो भरवानी, पानी जाए वो खा मिलेगा। अब खंडू गांव बांसवाड़ा से आगे निकाल दो, चेंज कर लेता यल, बांसवाड़ा में बहने, बांसवाड़ा में बहने पर इस नदी पर एक बांध बन रही है, अत्रो लंबो बांध है, लंबो बहुत देखे पर या जैसे बांधना है, ये बड़ा ये बांध है, या बांध का नाम है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध, बांध का नाम है माही बजाज सागर
बांध। एक एक चीज क्लियर करते चलने हैं, लास्ट तक अच्छा समझ आएगा। माही बजाज सागर बांध की 3 बात बता देता हूं। ये बांध राजस्थान को भाई साहब सबसे लंबा कितना लंबा 3109 मीटर, इतना लंबा राजस्थान को सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध। नदी पूछे माही नदी, जिलो पूछे बांसवाड़ा, लंबाई पूछे 3109 मीटर है, किलोमीटर है, इतना ध्यान रखना। अब यह बांध में ज्यादा पानी आ जाए, बनना तो न्यू हो पर आकार कम है, मैंने न्यू बना दिया, फर्क ना है, कुछ भी समझ नहीं। इसके पानी के थोड़ा ग्रहण करने के लिए, रोकने के लिए इससे थोड़ी आगे एक दूसरा बांध इस नदी पर बनाया और ये नदी टर्न ले लेगी और ये दूसरा बांध आ गई। इस बांध का माही बजाज सागर बांध के जस्ट पीछे एक बांध है, इस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिक अप बांध। आपसे पूछा जाए कागदी पिक अप बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? बांसवाड़ा। कागदी पिकअप बांध राजस्थान के कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। और पूछा जाए कागदी पिकअप बांध कौन सी नदी पे है, तो किस नदी पाएगा? माही। अगर पूछा जाए माही बजाज सागर बांध के बढ़ाव क्षेत्र को कैच करने के लिए उसमें ज्यादा पानी आने पर इसमें डाला जाता है, इसे कागदी पिकअप बांध। ये पिक अपने के रोकता है, अधिक पानी आने पर ग्रहण करता है। इससे आगे ये नदी ऐसे चलेगी और आगे चलेगी। अब देखो हरी आंख सलामत है, लॉकडाउन को तुम पे कोई असर ना है, या आगे यू आगे गौर से देखना, ये चीज देखने की। इस जिला को नाम प्रतापगढ़, इस जिलो बांसवाड़ा हो, इस जिलो डूंगरपुर है, तीनों को पता ही है। तो ये नदी यहाँ प्रतापगढ़ की और बांसवाड़ा की सीमा बना रही है। गौर से देख लेना, सुन लेना, काम की बात है। माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की भी सीमा बनाती है। 2 जिला को, एक को नाम बांसवाड़ा और प्लस में प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा, ठीक है। आगे चली थोड़ी डूंगरपुर में भिड़ेगी, ये डूंगरपुर में भिड़वा के बाद वापिस यहाँ जाएगी और फिर ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाएगी। नदी में पानी भी साथ साथ जावा दो, आगे तक पहुंचाने दो। देखो डूंगरपुर में बही, डूंगरपुर में बहने के बाद वापस आई, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाई दोनों जिलों की। अब एक सीमा ये बना, फिर आ जाओ बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर सीमा बनाती है। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। और बनाने के बाद यहां से बहती हुई आगे चल जाती है गुजरात में। गुजरात में एक बांध बन रही है, यहाँ ये बांध पानी भी भर जाओ, खाली रहो, ठीक ना है, जलाशय है, जानवर पी लेंगे गर्मी के मौसम। या को नाम है कडाना बांध। कडाना बांध गुजरात में बन रहा है, आपको पता दिख रहा है, पंचमहल जिले में, पंचमहल जिला। माही नदी पर गुजरात के पंचमहल जिले में एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है कडाना। आगे बहती हुई जाएगी और गुजरात में बहने के बाद ये श्रीमती खंबात की खाड़ी में, राम नाम सत्य, खंबात की खाड़ी गिर गई, खत्म। अब सुनो बात, काम की बात सुनना। यहां से निकलिए, ऐसे रहकर आइए, यू आकृति देखो कैसी है, यू की आकृति ऐसी रहे, यार थोड़ा घुमा देना तो यू हो जाए, और या की भी ऐसी। अब उपनाम पढ़ेगा, उपनाम देखो, उपनाम उल्टे यू के आकार में, उल्टे यू के आकार में बहने वाली नदी का नाम क्या है? माही नदी। इसे प्रतापगढ़ और इसके मध्य का जो भाग, कांठ एक शब्द होता है, कांठल एक शब्द है, कांठल। कांठल में क्या होता है? कांठ का अर्थ होता है किनारा, और अल का मतलब कांठ प्लस अल, कांठल अल का मतलब होता है आच्छादित क्षेत्र। माही नदी के आसपास का क्षेत्र जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र है, उसे कहा जाता है कांठल। अब वहां ये नदी बहती है, पानी की आपूर्ति करती है। जिस क्षेत्र में जो नदी बहेगी, पानी की आपूर्ति करेगी, उस क्षेत्र में से गंगा कहा जाएगा। अब हमारे गांव की सूखड़ी नदी पहले गंगा है, वो एक बुजुर्ग बता रहे हैं, ना है सूख गो पानी, इसे यहाँ की गंगा कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, इसे कांठल की गंगा, कांठल की गंगा।
यानी काठल की गंगा कह दी। या क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में तुमको पता है सबसे ज्यादा कौन निवास करे? आदिवासी लोग। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में आदिवासी लोग निवास करते हैं और इस नदी के द्वारा आदिवासियों को सिंचाई हेतु, पेयजल हेतु, विद्युत हेतु बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। और लाभ मिलने के कारण यहाँ जो लाभ मिल रहे हैं उन्हीं लाभ के कारण इसे कहते हैं आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा। या लो तीसरा नाम। आपको पता है कि रेखा जावर, रेखा 3 काम की है। रेखा कितना काम की? 3। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। आपको बता दूं मैं, ऊपर वाली रेखा की बात करेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा को देखो, ये रेखा मान लो ऐसे है, ऐसे नदी इधर से जब आएगी तो एक बार पार कर लिया, फिर ऐसे बेहतर क्या दोबारा पार करी। कितनी बार काट ली? 2 बार। ये प्रश्न आरपी में राजस्थान की कई एग्जाम में बहुत बार, एक विशेष एग्जाम नहीं है, सब में लगभग पूछा गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली का नाम भी क्या है? माही। एक याद। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क रेखा के बाद में भूमध्य रेखा। देखो एक रेखा है भूमध्य। भूमध्य रेखा जो अपने यहां से नहीं गुजरती, आपको पता है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप में नदी, जिसका नाम है कांगो। एक मकर रेखा है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो, भूमध्य रेखा को काटने वाली कांगो, कर्क रेखा को काटने वाली माही। ये काट इधर से आई, यहां निकल कर चली। अब हम बात करते हैं, काटने की बात हो चुकी है, सिंपल सी बात है। ये नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई, माही नदी की कुल लंबाई है श्रीमानो 576 किलोमीटर। याद रखना, सॉरी, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर, यहां से लेकर के यहां तक। अगर पूछा जाए राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई की बात करेंगे 171 किलोमीटर, ये राजस्थान में लंबाई। इसकी बात हो चुकी है, राजस्थान में लंबाई, कुल लंबाई दोनों की बात हो चुकी है। अब बच गई इसकी सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियों की हम चर्चा करेंगे। सहायक नदियों को अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में लंबा हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाओगे, मुझे पता है, मेरे ये पसीने बहरे कोई काम नहीं आएंगे, इसलिए इसको यही शॉर्ट करेंगे। इसका ये बिंदु बच रहा है, इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी, 3 नदियां आपस में मिलेंगी। माही तो है, इधर से आई उदयपुर से सोम, और इधर से आई प्रतापगढ़ से जाखम। डूंगरपुर में बनेगा सोम, जाखम और या माही। माही, सोम, जाखम मिलकर के तीनों एक जगह है, इसका नाम है बेणेश्वर। जगह का नाम क्या है? बेणेश्वर। और बेणेश्वर पड़ती है, आपको पता है, डूंगरपुर। ये जगह है डूंगरपुर। बेणेश्वर में आपको पता है संत माओ जी का स्थल है। संत माओ जी के बारे में चर्चा करूंगा, कभी कल्चर पढ़ाऊंगा तो। माओ जी का जन्म सावला ग्राम में 1715 में हुआ था। इनकी मुख्य प्रधान पीठ जो है सावला ग्राम में ही है। संत माओ जी का प्रमुख तीर्थ स्थल यहाँ माना जाता है, बेणेश्वर में। संत माओ जी ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ आदिवासियों का कुंभ लगता है, ऐसा बताया जाता है, माघ पूर्णिमा को भरता है। अगर बात की जाए कि यहाँ बेणेश्वर धाम में पूजा होती है शिव की, भोले बाबा शिव की पूजा होती है, जो कि खंडित रूप में होती है, ध्यान रखना, खंडित। राजस्थान में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहां की जाती है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। अब पूछा जाए कि बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में शिव की स्थापना प्रतिमा की किसने करवाई थी? डूंगरपुर के शासक, जिसका नाम था आसनाथ के द्वारा इसकी स्थापना करवाई थी। अब काफी बातें हैं, बोर्ड भी भर चुका है, आप भी परेशान हो जाएंगे। कोशिश करना वीडियो पसंद आए, कमेंट करना। इससे आगे के वीडियो, ये तो मेरी इच्छाओं से बनाए थे, जैसे तैसे बना दिए। नेक्स्ट वीडियो आप हमसे जुड़े रहने के लिए मैं लगातार कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। आप कमेंट करके बताएं, जो आपको टफ लगता है उस कमेंट में डालें, हम उसी वीडियो पर टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।